दोस्तों आपको पता होगा कि ह्यूमंस आर नाउ प्लानिंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मार्स। क्या ये सच में इससे हैबिटेबल बना पाएंगे मार्स को? इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से कर लीजिए। सबसे पहली बात तो यही आती है कि अगर हमें मार्स को हैबिटेबल बनाना है तो उसे गर्म क्यों करना है, उसका टेम्परेचर क्यों बढ़ाना है। तो इसका रीज़न ये है कि अभी जो वहाँ टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है, -60 डिग्री सेल्सियस से लेकर -100 डिग्री सेल्सियस तक है। और अगर आप सच में इतने कम टेम्परेचर पर ज़िंदा रह सकते तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। लेकिन अगर जो नहीं रह सकते उनके लिए टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। और ऐसा करने से एक और चीज़ होगी, वहाँ पर जो वाटर है वो आइस फॉर्म में है तो वो लिक्विड अवस्था में रहने लग जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो। अब टेम्परेचर बढ़ाने के ही कई तरीके होते हैं, वो सब हम जानेंगे और सबके इफेक्ट क्या पड़ेंगे वो देखेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग कर सकते हैं और स्पेस मिरर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बताया गया था कि एटम बम का भी यूज़ कर सकते हैं। क्या ये सब करने के बाद भी उसे हैबिटेबल बनाया जा सकता है? तो कई चैलेंजेस हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर। तो मार्स का जो करंट एटमॉस्फेयर है वो बहुत पतला है, जो ह्यूमन लाइफ के लिए सस्टेनेबल नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेज या और मेथड से एटमॉस्फेयर को थोड़ा डेंस बनाया जा सकता है, लेकिन ये प्रोसेस हज़ारों सालों तक चल सकते हैं। वहाँ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए भी वास्ट रिसोर्सेज और इसका टाइम लगेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा। तब मुझे लगता है कि तब तक हम अर्थ पर ही एक दूसरे को ख़त्म कर चुके होंगे, मार्स पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो वाटर आइसी फॉर्म में है वो लिक्विड तो बन जाएगा, लेकिन फिर भी एक स्टेबल सोर्स इस्टेब्लिश करना होगा हमें, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। तो साइंटिस्ट काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं उन पर काम कर रहे हैं और उनका क्लेम है कि इन टेक्निक का यूज़ करके मार्स का टेम्परेचर कुछ महीनों में, ज़्यादा समय नहीं, कुछ महीनों में ही 18 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाया जा सकता है, जो वहाँ ह्यूमन लाइफ सस्टेन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। आगे क्या होगा वो तो करने पर ही पता चलेगा, लेकिन ये एक स्टेप हो सकता है। अब पहला आइडिया का क्या था, जैसे कि मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर में मीथेन और अदर ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज़ किया जाए। ये क्या करेंगी, तो ये गैसेस हीट को ट्रैप करेंगी और मार्स का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि जब ये गैस मार्स के एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होगी तो ये प्लेनेट पर सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी और हीट को प्लेनेट के सरफेस पर ट्रैप करेगी। इस प्रोसेस से मार्स का टेम्परेचर कुछ महीनों में 18 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है, जो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा और वहाँ ह्यूमन लाइफ सस्टेन करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन को क्रिएट कर सकेगा। अभी मैं समझ रहा हूँ कि सुनने में तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि अरे ये तो हो गया, कल ही कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मीथेन या अदर ग्रीन हाउस गैसेस को मार्स तक लेके कैसे जाओगे? वहाँ इंजेक्ट करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा इस गैस को। दूसरा है कि मार्स के इकोसिस्टम पर इस आर्टिफिशियल इन्वेंशन का क्या इम्पैक्ट होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। मार्स का अपना एक नेचुरल बैलेंस है और उसमें इंटरफेयर करने से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सामने आ सकते हैं। जैसे कि हम तो सोच रहे हैं ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, पर कुछ और हो गया तो हम क्या करेंगे? उसके बाद मान लो अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो भी गया, तब भी ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मार्स का टेम्परेचर स्टेबल रहे और लाइफ सस्टेनिंग कंडीशन मेंटेन हो सके काफ़ी लंबे समय तक। एक स्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना और उसे मेंटेन करके रखना, ये अलग अलग बातें हैं। जैसे कि एक हाथी को खरीदना आसान हो सकता है, पर उसे चारा खिलाना बहुत हवा ख़राब कर देगा। कुल मिला के आपकी मीथेन रूपी हवा निकल जाएगी। इसके अलावा भी एक इनोवेटिव आइडिया है। ये क्या है, तो ये है कि मार्टिन डस्ट को मार्स के एटमॉस्फेयर में इंजेक्ट करना, ताकि वहाँ की एटमॉस्फेयर हीट ट्रैप कर सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर हीट को ट्रैप करते हैं। अब आप कहोगे यार यही सेम काम तो हम मीथेन से कर रहे थे। अरे तो भैया मीथेन को तो हम अर्थ से वहाँ पर लेकर जा रहे थे, ये तो मार्टिन डस्ट है, वहीं की मट्टी। इस डस्ट में आयरन और एल्यूमिनियम जैसे एलिमेंट्स होंगे जो मार्स के एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप करने की कैपेसिटी को बढ़ा देंगे। ये डस्ट बिल्कुल अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जैसे काम करेगी और प्लेनेट का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाने में हेल्प करेगी। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि अगर 10 लीटर डस्ट को हर सेकंड मार्स के एटमॉस्फेयर में इंजेक्ट किया जाए तो एक डेकेड के अंदर मार्स का टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है। ये टेम्परेचर जो चेंज होगा वो -85 डिग्री फ़ारेनहाइट से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, जो मार्स को ह्यूमन लाइफ के लिए ज़्यादा हैबिटेबल बना देगा। इलॉन मस्क ने पहले भी अपने मार्स कोलोनाइजेशन के प्लान के बारे में बात की है,
जिसमें उनका फोकस मार्स के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके उसके एटमॉस्फेयर को टेराफॉर्म करने पर है। टेराफॉर्मिंग का मतलब होता है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें एक प्लेनेट के नेचुरल एनवायरनमेंट को इस तरह से चेंज किया जाए कि वहाँ ह्यूमन लाइफ पॉसिबल हो सके। मस्क का प्लान है कि मार्स को ज़्यादा वेटर और वार्मर बनाया जाए ताकि वहाँ वाटर इन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके और ह्यूमन लाइफ सस्टेन हो सके। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के स्पेस इंजीनियर जो इंजीनियर हैं कॉलिन मैकलेन, उन्होंने भी साइंस मैगजीन से बात करते वक्त इस आइडिया को एक ट्रूली इनोवेटिव अप्रोच कहा है। उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि ऐसे नए यूनिक आइडिया अक्सर नहीं आते और ये अप्रोच मार्स के फ्यूचर कोलोनाइजेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत थिन होने की वजह से वहाँ की सरफेस से सन की हीट ईजिली एस्केप करने लगती है। इसकी वजह से मार्स पर टेम्परेचर बहुत लो रहता है। मार्टिन डस्ट की माइक्रोस्कोपिक साइज और स्फेरिकल शेप के कारण ये हीट को सरफेस पर रिफ्लेक्ट या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में इफेक्टिव नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट का प्लान है कि इस डस्ट को इंजीनियर करके आयरन और एल्यूमिनियम के रॉड में कन्वर्ट किया जाए जिनकी लेंथ लगभग 9 माइक्रोमीटर्स होगी। ये रॉड्स हीट को इफेक्टिवली ट्रैप कर पाएंगे जो मार्स की सरफेस का टेम्परेचर बढ़ाने में मदद करेंगे। ये अप्रोच प्रॉमिसिंग क्यों है? तो ये अप्रोच प्रॉमिसिंग इसलिए है क्योंकि ये अर्थ पर जो एटमॉस्फेयरिंग मैकेनिज्म क्लाइमेट चेंज को ड्राइव कर रहा है उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अर्थ पर ग्रीन हाउस गैसेज हीट को ट्रैप करती हैं जिससे प्लेनेट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। मार्स के केस में ये इंजीनियर्ड रॉड्स एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप करेंगी और प्लेनेट का टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये मार्स को हैबिटेबल बनाने के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू होगा। इस एक्सपेरिमेंट्स को सक्सेसफुली कैरी आउट करने के लिए लगभग 2 मिलियन टन पार्टिकल्स हर साल बनाने पड़ेंगे। ये क्वांटिटी सुनने में काफ़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन ये पार्टिकल्स बनाने का प्रोसेस रिलेटिवली ईजी होगा क्योंकि इनके इंग्रेडिएंट्स मार्स पर ही अवेलेबल हैं। आयरन और एल्यूमिनियम जैसे एलिमेंट्स जो इन पार्टिकल्स के की कंपोनेंट्स हैं मार्स पर नेचुरली अवेलेबल हैं। इसका मतलब है कि जो ये पार्टिकल्स हैं इनको मार्स पर ही मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। एटम बम से किस प्रकार करेंगे वो थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि ड्राई आइस मैंने बोला था पहले। तो वो ड्राई आइस क्या होता है? तो ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होती है। ये नॉर्मल आइस से इसलिए अलग है क्योंकि नॉर्मल आइस H2O से बनती है, जबकि ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंप्रेस और कूल करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने से बनती है। ड्राई आइस का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली -78.5 डिग्री सेल्सियस होता है जो नॉर्मल आइस से काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होता है। मेन चीज़ जानो कि ड्राई आइस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड स्टेज से गुजरे। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, जबकि नॉर्मल आइस मेल्ट होती है और वाटर बनाती है। ड्राई आइस का यूज़ कूलिंग के लिए और स्मोक इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए, जैसे कि वो डांस होता नहीं था पहले ज़माने में कि 7 समंदर पार मैं तेरे आगे पीछे आ गई और नीचे धुआं धुआं, वही। और साथ ही साथ फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी होता है क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग और एफिशिएंट कूलिंग प्रोवाइड करती है। अब जैसे हमने बात करी थी कि आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करके भी ऐसा किया जा सकता है, तो उसके बारे में जानते हैं कि कैसे करेंगे उससे। तो मार्स के पास अपना नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जैसे कि जो अर्थ के पास है, तो उससे क्या होता है कि हार्मफुल सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेज से हमको प्रोटेक्शन मिलती है। तो एक पावरफुल मैग्नेटिक डायपोल, 2 अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स का सिस्टम होता है, मार्स के ऑर्बिट में प्लेस किया जा सकता है जो प्लेनेट के आसपास एक प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और आइडिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड का। उसमें क्या है, पोल्स पर लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड इंस्टॉल की जाए जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेंगे और मार्स के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देंगे। आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड से मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो स्टेबल रहेगा और सोलर विंड से प्रोटेक्टेड रहेगा, जिससे मार्स का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे डेंस हो सकता है। अगर एटमॉस्फेयर डेंस होता है तो हीट ट्रैप होने लगेगी और प्लेनेट का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। एक तरीका और मैंने बताया था कि मिरर्स के द्वारा, रिफ्लेक्टिंग मिरर्स होंगे, उनसे भी टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा कि ये मिरर्स मार्स के ऑर्बिट में प्लेस किए जाएंगे और सनलाइट को मार्स के स्पेसिफिक रीजन पर डायरेक्ट करेंगे। जब सनलाइट को मार्स के सरफेस पर फोकस किया जाएगा तो वहाँ का लोकल टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये स्पेशली यूजफुल होगा अगर स्पेसिफिक रीजन जैसे कि पोल्स जहाँ ड्राई आइस है वहाँ पर फोकस किया जाए। ऐसे पूरे रीजन पर तो कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल होगा। इससे ड्राई आइस मेल्ट हो सकती है और CO2 रिलीज हो सकती है जो मार्स के एटमॉस्फेयर को ग्रीन हाउस इफेक्ट के जरिए वार्म करेगी। ये मिरर्स लॉन्ग टर्म वार्मिंग के लिए भी
यूज़ हो सकते हैं ताकि मार्स का ओवरऑल क्लाइमेट चेंज हो सके। ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ पर कैसे इफेक्ट डालती हैं? तो सन से आने वाली सोलर एनर्जी अर्थ के सरफेस पर पहुंचती है। इस एनर्जी का कुछ पार्ट सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। जब अर्थ के सरफेस से हीट इंफ्रारेड रेडिएशन वापस स्पेस में जाती है तो एटमॉस्फेयर में मौजूद CO2 और वाटर वेपर्स इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये गैसेस फिर से एब्जॉर्ब हीट को वापस अर्थ के सरफेस पर रिफ्लेक्ट करती हैं। इस प्रोसेस की वजह से अर्थ का टेम्परेचर स्टेबल रहता है। अगर एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो ये ज़्यादा हीट ट्रैप कर लेते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। मैग्नेटिक डायपोल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड दोनों मिलकर मार्स के एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। ये स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर को सोलर विंड्स और रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब सन से आने वाले जो चार्ज पार्टिकल हैं उनको डिटेक्ट करेंगे, जिससे इरोशन जो है वो स्लो हो जाएगा। अब है कि मार्स को हैबिटेबल बनाने के लिए काफ़ी यूनिक और कंट्रोवर्शियल आइडियाज प्रपोज किए गए थे और उनमें से एक आइडिया है मार्स पर एटम बॉम्ब ब्लास्ट करने का। इलॉन मस्क ने भी एक बार इस आइडिया का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मार्स के पोल्स पर एटम बॉम्ब ब्लास्ट करके प्लेनेट को वार्म किया जा सकता है। इस आइडिया का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के ज़रिए मार्स के एटमॉस्फेयर में ड्रास्टिक चेंजेस लाए जाएं और इससे क्या होगा कि वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और एटमॉस्फेयर हैबिटेबल हो जाएगा। मतलब इससे वैसे देखा जाए तो सिंपल वही है कि पोल्स पे क्या होगा कि जो ड्राई आइस है वो पिघलेगी, CO2 रिलीज होगी, तो वही ग्रीन हाउस इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि ये प्रोसेस बहुत तेज होगा। पर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मार्स के सरफेस पर रेडिएशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। रेडिएशन हार्मफुल होता है, लेकिन ये धीरे धीरे डिसिपेट हो जाएगा। इस प्रोसेस में कई साल लग सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली ये रेडिएशन सेफ लेवल पर आ जाएगी। लेकिन फिर भी देखा जाए तो इससे मार्स की नेचुरल एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है और कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी सामने आ सकते हैं। वही चीज़ है, हम क्या कर रहे हैं हो कुछ जाए, फिर वो कंट्रोल ना हो तो और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा सही लग रहा है। साथ ही दोस्तों, क्या आपको पता है कि अर्थ और सन के बीच में दो तरफा यानी 2 वे हाईवे ओपन हो चुका है और आपने जो बिग बैंग की थ्योरी पढ़ी थी वो कम्प्लीटली रॉन्ग है। इन दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, चेकआउट ज़रूर करना।